ये बीजेपी का खेल है और बीजेपी ने अडानी को वो पोर्ट बेच दिया और अडानी उसको मैनेज कर रही है और उसमें देश के लोगों का पैसा लगा है। दादा एक बात आपको समझनी पड़ेगी, आप कांग्रेस और बीजेपी को अलग मानते हो, मैं नहीं मानता हूं। कांग्रेसी ही शिफ्ट होकर बीजेपी में जाते हैं। कांग्रेस कोई पार्टी से नहीं बनती है, कांग्रेस बनती है उसमें शामिल नेताओं से, ठीक है ना। जैसे मान लो अपना हरियाणा वाला वीरेंद्र सिंह था, 42 साल तक कांग्रेस में रहा। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उस टाइम पर वो बीजेपी में शिफ्ट हो गया, फिर वो बीजेपी में मंत्री रहा, है ना। तो अब आप क्या बोलेंगे, वो बीजेपी का है कि कांग्रेस का है? वो फिर 2024 में उसे लगा कि भाई 10 साल तक मौज करी वहां मंत्रालय, उसे लगा हरियाणा में सरकार जो है वो बीजेपी की जाने वाली है, पूरा का पूरा सर्वे बता रहा था, वो फिर कांग्रेस में आ गया। अब आप बताइए उसे बीजेपी कहोगे या कांग्रेस कहोगे? और उनका लड़का जो ब्रजेंद्र सिंह है वो यात्रा निकाल रहा है, वो पहले बीजेपी में था कि बीजेपी बहुत गहरी पार्टी है, बहुत मतलब आप उसको हल्के मत लो, है ना। वो देख के आया वहां, उसको पता है कि वहां पैर नहीं जमते हैं, वहां आपका इस्तेमाल होता है और आपको फेंक दिया जाता है। तो कांग्रेसी ही बीजेपी में गए हुए हैं और बीजेपी वाले ही जिस दिन बीजेपी हिलेगी वहां से वो इधर आ जाएंगे। तो इसलिए यूपी और उसको अलग मत समझो। दूसरी बात, अडानी खाली अडानी नहीं है, अडानी के प्रोजेक्ट्स में जिसका पैसा लगा है वो असली मालिक है, और वो रॉथस्चाइल्ड और रॉकफेलर ही है। ब्लैक रॉक कंपनी के माध्यम से जो पैसा लगता है उसकी कंपनियों में जो स्टेक होल्डिंग है वो उन्हीं की रहती है। तो स्टेक होल्डर वही है, मालिक वही है, वो तय करते हैं सरकार में बैठे लोगों के माध्यम से कि किसकी कंपनी को ऊपर लेके जाना है, कि विजय माल्या को नीचे रखना है कि अभी चढ़ाना है, उसकी एयरलाइन डुबोनी है कि नहीं, क्या करना है उनको। एक खबर एक रिपोर्ट प्रचारित करनी है, शेयर मार्केट में शेयर डाउन करने हैं और वो रातों रात कंगाल हो जाएगा, सबको पता है। अडानी थोड़ा उड़ने लगा था, एक ही रात में जब 2 लाख करोड़ उड़े ना, 13 लाख करोड़ उड़े ना, उसी दिन अगले दिन से सीधा हो गया। उनके हाथ में सब कुछ है। तो क्या ऊपर जाना है कि नीचे जाना है वो लोग तय करते हैं। तो प्रोजेक्ट फिर भी जो मोदी सरकार, अब जो गेम समझना मोदी है, सरकार की, अब जो गेम समझना है मोदी सरकार के अंदर, हाँ, तो मैं मोदी और राहुल, देखो मैं राहुल, केजरीवाल, मुलायम, ममता या मोदी, इन सब में को एक ही मानता हूं। आपके हिसाब से ये अलग होंगे, क्योंकि नवीन पटनायक ने PHFI को लेकर के आया, नवीन पटनायक, और पूरे देश में उस टाइम यूपीए की सरकार थी, राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी के माध्यम से ये आया था। अब मैं नवी मुंबई वाले प्रोजेक्ट की बात बताता हूं। यूपीए सरकार ने तो इसका अनुमोदन किया, मतलब इसको स्वीकृति दी, ठीक, प्रपोजल दिया था इसका, नहीं स्वीकार भी कर लिया था, 2008 में मंजूर कर लिया कि ये मुझको मिलेगा। अभी देखो, देश के लोगों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उस पॉइंट को पे जाओ आप, इस पे मत जाओ कि मोदी ने किया कि कांग्रेस ने किया, इस पे जाओ कि क्या हुआ क्या। 2008 में उसकी यूपीए की सरकार ने तो इसको स्वीकार कर लिया। 2018 में उस प्रोजेक्ट की नींव रखी नरेंद्र मोदी ने, फरवरी में, ठीक है, 2018 में। 2021 में अडानी ने इसका मैनेजमेंट संभाला, बनने के बाद इसको, हाँ बन गया। देखो अब कमाल की बात, जो भी सड़क है, एयरपोर्ट है या मुद्रा या पोर्ट है, मतलब बंदरगाह है, वो बन रहा है लोगों की जमीन पर, ठीक है। उसको सरकार ने कर लिया एक्वायर, जमीन को, उस पे जो पैसा लग रहा है, उन लोगों को जो पैसा मिला है, जो किसान को पैसा मिला है उस जमीन के बदले, वो भारत के बैंकों से मिला है, यानी भारत की पूंजी मिली है। उस पे जो लगा है, खर्च हुआ है, वो भी भारत की पूंजी खर्च हुई है, लोगों का टैक्स का पैसा, यानी खर्चा किसने किया? भारत के लोगों ने। और जिस दिन तक वो घाटे में रहेगा तब तक तो वो रहेगा सरकारी, और जैसे ही वो मुनाफा कमाने की पोजीशन में आएगा उसी दिन उसको दे दिया जाएगा किसी प्राइवेट हाथ में। अडानी को चेहरा मानिए खाली आप, वो प्राइवेट हाथ है, यानी वो कोई कंपनी है, यानी अब उस पोर्ट में अंदर कौन जा पाएगा, कौन नहीं जा पाएगा। अब अडानी का पोर्ट है, मान लो उसको मैनेजमेंट दे दिया, तो अडानी तो वहां कंटेनर भर करके हीरोइन यानी कि ड्रग्स भी ला सकता है। मुद्रा पोर्ट पे 26,000 करोड़ की ड्रग्स मिली थी ना, हजारों किलो टन में मिली थी, वो तो वहां ड्रग्स भी ला सकता है, हथियार भी ला सकता है, बच्चों की तस्करी भी कर सकता है,
वो वहां वेश्यावृत्ति भी खोल सकता है, क्योंकि उसकी गाड़ी, उसका कंटेनर, उसका ट्रक चेक नहीं होगा। और आप वहां वो नेल कटर भी नहीं लेके जा सकते अंदर। आप वहां छोटी सी चीज, मतलब कीरिंग में कुछ थोड़ा मोटा चाकू हो, वो भी नहीं लेके जा सकते। अगर आप और एयरपोर्ट की बात करें, ठीक है, अब इसको अधीन आते हैं, हाँ, जो भारत सरकार के हैं, हाँ, उस पर कड़ी चेकिंग, कड़ी सिक्योरिटी है, सब पे है, हाँ, सब पे मैं कह रहा हूँ। हाँ। अब जो वो नई मुंबई का एयरपोर्ट है, हाँ, जो अभी अडानी मैनेजमेंट उसको कहाँ लगता है आपको? दिल्ली वाले पे है सिक्योरिटी? हाँ है। वहां अगर अडानी जाता है ना, तो सीधी गाड़ी जहाज के पास रुकती है उसकी, और उसके साथ जितनी गाड़ियां आ रही होती है सारी जहाज के पास रुकती हैं जाके। आपके लिए सिक्योरिटी है, उसके लिए नहीं है। उसी का है वो पोर्ट, उसी को दिया हुआ है दिल्ली वाला। अच्छा। हाँ, मुंबई वाला, अहमदाबाद वाला, पुणे वाला, जितने एयरपोर्ट कमाई कर रहे हैं वो सब उनके पास है। जितने एयरपोर्ट घाटे में हैं वो जनता के पैसे से चल रहे हैं। लेकिन फिर अगर इसका दूसरा पहलू सोचें, देश की तरक्की भी तो हो रही है भारत में, अगर कंपनी निवेश कर रही है और भारत के लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो देश की भी तो तरक्की हो रही है ना इसमें। यार देखो, मिल रहा है तो। मेरे गांव में जिस दिन मेल लगा था ना, उस दिन सबने ये कहा था अब गांव के बच्चों को रोजगार मिलेगा। और मील लगाने से पहले सरकार ने कहा था कि 80% जो लोग हैं वो गांव के लगेंगे, बाकी बाहर से आएंगे। आज के टाइम पर मेरे गांव का जो वहां काम करने वाले लोगों, मेरे गांव का जो प्रतिशत है वो 2% है खाली। मेरे गांव की जमीन ले ली, ठीक है। अब वहां पे तो छोटा एग्जांपल हो गया। ये छोटा क्यों लिया? हर कंपनी के अंदर वहां से दूर का एक ऐसा व्यक्ति जो आपको लगता है वो भारत का है, जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी यहां पर है, मैं मील का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यही अडानी की कंपनियों का खेल है, सबका। बड़ी कंपनियों में जाके देखिए आया, टोल टैक्स पे जाके देख लो। सड़क तो टोल टैक्स तो सड़क वाला, मतलब उसी सड़क जिसने बनाई है उसी का टोल है ना। एनएचआई का है। एनएचआई यार प्राइवेट कंपनी है, सरकारी नहीं है। आप लोगों को कुछ भी अथॉरिटी दे दी नाम के पीछे। यार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्राइवेट है, एक प्राइवेट संस्था है। हाँ, अरे भाई कुछ भी ऑटोनॉमस बॉडी का मतलब ये थोड़ी हो जाएगा वो सरकारी हो जाएगी। बैंक भी आपको तो सरकारी लगते हैं। आपको तो पंजाब नेशनल बैंक सरकारी लगता होगा, प्राइवेट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकारी दिखता होगा, प्राइवेट है। आरबीआई सरकारी लगता होगा, प्राइवेट है। प्राइवेट और सरकारी में आपके अकॉर्डिंग फर्क क्या, पहले बताओ। एनसीएलटी क्या है? प्राइवेट है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल प्राइवेट है। डीआरटी क्या है? डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल प्राइवेट है। ये एनजीटी क्या है? एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसके अंदर प्राइवेट है। फिर प्राइवेट और सरकारी के अंदर फर्क क्या, आप ये बता दो। हाँ, प्राइवेट सरकारी चलेगा लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से, सरकारी चलेगा देश के कानून से, और प्राइवेट चलेगा अपने बनाए हुए कानून से। जैसे एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब ये किसके लिए बनता है? ये पर्यावरण के ऊपर अपने जजमेंट देने के लिए। वहां बिठाया जो जाता है उस जज को, वो जो बैठा होता है बंदा, उसका जो कमिश्नर है, उसको जज की पावर दी गई है। यानी उसने जो लिख दिया वो जुडिशरी पावर के बराबर है। लेकिन वो संविधान से नहीं चलता है, वो रिपोर्ट से चलता है, जो रिपोर्ट प्राइवेट कंपनियां पेश करती हैं। यानी प्राइवेट कंपनी ने रिपोर्ट पेश करी, उसके बेसिस पर उसने ऑर्डर पास किया। उसके ऑर्डर का जो ताकत है वो एक जुडिशरी ताकत के बराबर है, लेकिन उसने कानून फॉलो नहीं किया, उसने अपने बनाए हुए नियम फॉलो किए हैं। एग्जांपल समझाओ इस बात को। इसको एग्जांपल ये समझो, आप अगर अपना मकान बनाओगे, उसके ऊपर तरह तरह की चीजें होंगी। आप अपने घर में खड़े पेड़ को एनजीटी की परमिशन के बिना नहीं काट सकते, पर्यावरण प्रदूषण है। वो एक नियम बना देगा कि अब कानून क्या कहता है, प्रकृति का ह्रास नहीं होना चाहिए। तो कानून के हिसाब से आप पेड़ नहीं काट सकते, क्योंकि पेड़ आपने पैदा नहीं किया, प्रकृति की चीज है, वो धरती की चीज है, परमात्मा की ऊपर है, तो मैं काट सकता हूं? नहीं काट सकते। आपकी धरती, आप कौन मालिक हो गए? धरती से आप ले रहे हो सब कुछ, धरती पर पैदा हुए, धरती तुमको रहने को दे रही है, धरती आपकी कैसे हो गई? अरे आप कोई धरती का मालिक कैसे हो गया? कोई धरती माँ होती है यार, धरती का बेटा होता है आदमी। आपके अकॉर्डिंग नहीं हूं। आपके अकॉर्डिंग क्यों? किसी के भी अकॉर्डिंग। जमीन का कुछ टुकड़ा मैंने खरीदा। कैसे खरीदा? किससे खरीदा? उसने किससे खरीदा? उससे किससे खरीदा? आप पहला आदमी मालिक बना, उसने किससे खरीदा?
किसको दे दिया अधिकार उसकी रजिस्ट्री किसी के नाम करने का? अभी मैं आपके भसड़े में नहीं पढ़ना। मेरे भसड़ा थोड़ी है, मेरे को जवाब दो आप। जिस आदमी ने पहली बार जमीन को बेचा वो मालिक कैसे हो गया उस जमीन का? यार वो आया है, वो यहां इस्तेमाल करके निकल जाए, उसका इतना काम है खाली। फिर सरकार से जमीन एक्वायर करती। सरकार कौन है? मेरी बात तो सुनो, आप तो वही आपके फंडे पे ठीक है। अब जो सरकार ने जमीन एक्वायर करी, जमीन का को सब पैसा तो दिया ना जिसकी वो जमीन थी। हाँ, तो उसने किस आधार पे कैसा? दिया? उस आधार पर दिया कि ये छोड़ेगा नहीं इसको, क्योंकि ये कुदरती नियम है। जहां छत डल गई, जिस पे कब्जा हो गया वो उसका है, ये कुदरती नियम है। आपके घर में अगर पंखे के ऊपर कोई चिड़िया घोंसला बना लेगी ना, और आप अपने पिताजी से पूछना, उनको कहना कि पापा मैं इस घोंसले को उठा दूं क्या? पापा ये कहेंगे पूरी गर्मी जब तक इसमें से अंडे में से बच्चा निकल के बाहर नहीं आता है ना, पंखा नहीं चलेगा घर में, तार भी काट सकते हैं आपके पापा, क्योंकि कुदरत का नियम है कि अब पंखे पर चिड़िया का कब्जा हो गया है। किसान के खेत में टटीरी अगर खेत के बीच में अंडा दे देना और घोंसला बना करके, किसान का हल या किसान का ट्रैक्टर उसके पास से जाएगा, टच भी नहीं कर सकता उसके घोंसले में, उसके अंडे को किसान टच भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो कब्जा इस टाइम चिड़िया का है। इसीलिए सरकार अगर कर दिया तो कुदरत का नियम तोड़ दिया, पाप हो जाएगा। फिर पाप देखो, क्योंकि चिड़िया यार, क्योंकि चिड़िया कानून को नहीं जानती है बेचारी, वो कुदरत का कानून जानती है। तुमने हाथ लगा दिया, वो अपने बच्चे को बाहर नहीं निकालेगी, वो अंडा खराब हो जाएगा। फिर पाप और पुण्य को तो कौन लेके चलता है आजकल? यार फिर आजकल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सत्य की बात कर रहा हूं। आप मानो ना मानो या तुम्हारे हमारे ऊपर है। ये आजकल की बात नहीं, कभी की बात कर रहा हूं। जो सत्य है वो सदा सत्य रहेगा, और उसको आजकल और कल के में मत लेकर के जाओ कि 1947 में क्या होता था और 1958 में क्या होगा या 2050 में क्या होगा। फिर अब वही बात यहां आ जाती है, अगर जो सत्य है, मान लो अब पूरा भारत है, हाँ, अब वो भारत की जमीन है, उस जमीन को तो हम भारत बोल रहे हैं भाई, यहां से यहां तक बाउंड्री का जी भारत नहीं है। जी नहीं, जमीन का टुकड़ा भारत नहीं है। यदि जमीन का टुकड़ा भारत होता तो अरुणाचल प्रदेश में 4000 स्क्वायर किलोमीटर में चाइना कब्जा ना करता, फिर भारत पे कब्जा माना जाता। किया है ना कब्जा अरुणाचल प्रदेश में, चाइना ने वहां गांव भी बसा लिए हैं, तो वो भारत पे कब्जा हो गया। फिर तो जमीन नहीं है, भारत के लोग भारत हैं, भारत की मिट्टी, भारत के पेड़, भारत की संपदा, भारत का। फिर जियोपॉलिटिक्स क्या है? फिर पॉलिटिक्स कुछ नहीं है, सब नौटंकी है आप और मुझको बहकाने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए, कुदरत के नियमों से दूर भगाने के लिए, और हमको हमारी फ्रीक्वेंसी लो रखने के लिए, हमको गुलाम बनाए रखने के लिए, ताकि आप पूरा दिन। फिर तो जो जिस तरीके से आप बोल रहे हो ना कि फलाने लोगों ने हमारे भोले भाई लोगों को फंसा लिया है, तो वो भी तो इंसान है। फिर कौन कह रहा नहीं है? लेकिन वो कुदरत के नियमों का पालन नहीं कर रहे ना। इंसान इंसान का मालिक नहीं हो सकता ना, इंसान इंसान का गुलाम नहीं हो सकता। आपने कभी कुत्ते को कुत्ते का गुलाम देखा है? तो ये तो भारत के संविधान में भी लिखा हुआ है क्या? कि हर आदमी का एक स्वतंत्र बुद्धि है। हाँ, भी हर आदमी का एक अलग अधिकार है। लेकिन हाँ अलग अधिकार है, वो खा अच्छा, भी सकता है, है मूव ना? कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है ना? किसी लेकिन कोरोना में जब लॉकडाउन लगा तो जाने से पहले परमिशन मांगनी पड़ती थी ना। फिर वो तो एक हेल्थ सिस्टम था ना, फ्रॉड था ना, वो तो एक हेल्थ का वो फ्रॉड था ना। अगर मान लो कोई बीमारी मेरे से आपको लग रही है, आपको आपसे लग रही है, वो तो ये मेरी सिरदर्दी है ना बचना है, मेरी सिरदर्दी है ना, कोई और तो नहीं कहेगा ना। सरकार की भी जिम्मेदारी है ना। क्या जिम्मेदारी है उसकी? आपका घर उजड़ रहा, आप सारा कर्जे में, वो जिम्मेदारी नहीं है? वो अडानी का 1 लाख करोड़ माफ कर रहा है और मेरे 100 रुपए भी माफ नहीं कर रहा, ये जिम्मेदारी नहीं है? अडानी वोट करेगा, 1 से ज्यादा वोट कर सकता है, कोई भी कर सकता, तो फिर उसको क्यों लाखों करोड़ रुपए का बेनिफिट मिलता है? और किसान, और यहां यह हाल है, जमीन बाप दादाओं की है, 1 करोड़ लोन लिया था, 90 लाख भर भी दिया, 10 लाख रहता है, उस पर भी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं वो। और अडानी को दिया भी कुछ नहीं था और वो कमा भी गया हजारों लाखों करोड़ रुपए, और उसके बाद भी माफ कर देते हैं। ये कैलकुलेशन नहीं आ रही समझ हमको। अगर हम लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही है तो फिर हम क्या बताएंगे? उनकी कंपनियों को बेहताशा पैसा दिया जा रहा है और हमको बुरे हाल में रखा जा रहा है। कर्जे में डूबा हुआ किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। हर 3 मिनट में एक किसान आत्महत्या कर रहा है, जो सरकारी आंकड़ों में दर्ज हो रही है, जो दर्ज ही नहीं होती, जिनके ऊपर गांव वाले ये ब्लेम लगा देते हैं कि ये तो परिवार
का झगड़ा था, ये तो डिप्रेशन में था, ये तो बीमार था, ये कह करके, क्योंकि असल में वो कर्जे में था तो कहीं अंकित नहीं हुआ, कहीं पे लिखा नहीं गया, कहीं रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। ये हर 3 मिनट में एक किसान की तो रिपोर्ट है सरकार की कि इतने किसान कर्जे की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। और आप और हम जो लड़ रहे हैं वो, और हम बात कर रहे हैं कि अडानी को इतने लाख करोड़ का बेनिफिट दे दिया गया। कितने लाख करोड़ का? मैं आपको बताता हूं। अडानी का अगर 2023 से 2025 मात्र 2 साल उस फाइनेंशियल ईयर में उसकी जो ग्रोथ है 4,12,318 करोड़ से बढ़कर 6,09,133 करोड़ हो गई मात्र 2 साल में। ऐसा क्या हुआ 2 साल में? देख लो, यही तो खेल, बस आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर इन रुपयों को आपके रुपयों के अकॉर्डिंग माने तो ये तो बहुत कीमत कई लाखों गुना हो जाएगी। ये ट्रक भर भर के सोने हैं, सोने के बराबर आता है। फिर क्या वास्तव में जो इंडिया को बेच दिया गया अडानी को? मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि आपके सारे संसाधन बेचे जा चुके हैं। वहां भारत की इस बाउंड्री में मौजूद लोगों के संसाधन ही भारत है। और यदि आपके एयरपोर्ट बेच रहा है, यदि ऊर्जा उनको बेची जा रही है, यदि रेलवे स्टेशन उनको बेचे जा रहे हैं, कुछ भी बेचा जा रहा है, तो वो सारा का सारा क्या है? भारत बिक रहा है। और एग्रीकल्चर बिजनेस भी उसको दिया जा चुका है। AWL एग्री बिजनेस है ना, वो अडानी को दिया जा चुका है। यानी कि आज जो किसान, देश के किसान का जितना भी लोन है, और लोन वाले जितने बैंक हैं छोटे बड़े, जो एग्रीकल्चर लोन है, जो लिमिट वाले लोन है, उन सारे बैंकों का जो मालिक है वो आज के टाइम पर अडानी हो चुका है। पूरा पिछले साल से 2025 में दे दिया गया है। यानी आज आने वाले टाइम में जब किसान की जमीन पे वो लिमिट नहीं भर पाएगा और उसकी जमीन जब कब्जा होगा, नीलामी होगी, उसका मालिक यदि बैंक होगा तो बैंक का मालिक अडानी है, तो असल में सारी जमीन का, सारे भारत का जो मालिक होगा वो अडानी हो जाएगा। फिर वो होगा कैसे? हो रहा है, धीरे धीरे हो तो रहा है। आप देख नहीं रहे हो क्या? जब बैंक उनके, खदान उनकी, सोना उनका, लोहा उनका, फैक्ट्री उनकी, खाना उनका, मालूम है आपको? खाना भी आप उन्हीं का खा रहे हो। अच्छा। ये जो साइलोस बने हुए हैं, ये जो अनाज आपको मिल रहा है, ये अडानी के, अंबानी के गोदामों से ही आ रहा है। अब आपके पास FCI का सारा पैसा, सारा अनाज खाली हो चुका है, तो अब अनाज भी वो दे रहे हैं। बैंक अगर उनके हैं तो आपको जो स्टाइफंड मिल रहा है वो भी उन्हीं को, वही दे रहे हैं। जो पेंशन मिल रही है वो भी उन्हीं को दे रहे हैं। और पॉलिटिकल पार्टियां लोगों के लिए आजादी नहीं मांग रही, पैसे मांग रही हैं कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दो, बुढ़ापे को बुढ़ापा पेंशन बढ़ाओ, इनको और बड़ा भिखारी बनाओ। वो ये नहीं मांगती कि इनको काबिल बनाओ, इनको समाज के लिए इस्तेमाल करना सिखाओ, होना सिखाओ, इकट्ठे रहना सिखाओ, प्रेम से रहना सिखाओ, बिना बीमार हुए रहना सिखाओ, बिना लड़े रहना सिखाओ, व्यवस्था में रहना सिखाओ। वो क्या सिखा रहे हैं कि तुमको तुम्हारे गांव में जहां तुम पैदा हुए हो वहां कोई रोजगार नहीं मिलेगा, तुम जल्दी से जल्दी वो जगह छोड़कर भाग जाओ और शरणार्थी हो जाओ, रिफ्यूजी बन जाओ और दूसरी जगह पर चले जाओ। अब जो आदमी मेरे मिल में काम करता है, वो सुबह जब बाइक या कार उठा के चलता है, तो कार और बाइक की कंपनी किसकी है? रॉकफेलर की। टायर खर्च होते हैं किसके हैं? रॉकफेलर के। तेल यूज करता है, पेट्रोल और डीजल, किसका है? रॉकफेलर का। उसके बाद आने के बाद वहां अगर किराए पर ले रहा है, लैंड बिजनेस में कौन जा रहा है? अडानी और अंबानी अगर आ रहे हैं, और एग्री बिजनेस में, तो वो कौन जा रहा है? रियल एस्टेट में। जितनी बड़ी कंपनियां हैं, DLF जैसी कंपनियां, उनकी इन्वेस्टमेंट आ चुकी है वहां। इतने करोड़ की प्रॉपर्टी, 500 करोड़ की, 1000 करोड़ की जैसे ही कोई कंपनी बनती है, उसी टाइम जो भी शेयर मार्केट में जो लिस्टेड हो जाती है, वहां उनकी कंपनी है वो, समझो, रॉकफेलर एंड रॉथस्चाइल्ड की। जो भी शेयर मार्केट में कंपनी है वो उनकी है, आपका कुछ नहीं है उसमें। चलो, तो आपके अकॉर्डिंग क्या देश बिक रहा है? यस। अच्छा, देश बिक रहा है। मतलब राज ठाकरे सही है? सारी धातुएं उनके पास जा रही है। राज ठाकरे का बयान सही है इसका मतलब? बिल्कुल सही मानता हूं मैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि मैं उसकी बहुत ज्यादा इज्जत भी नहीं करता हूं,
मैं उसको बहुत ज़्यादा सही भी नहीं मानता हूँ, लेकिन उसका यह बयान एकदम सही है और देश के लोगों को ये सोचना चाहिए कि वो अपने देश के संसाधनों को बचाने के लिए अपने बच्चों को अपने गाँव के आसपास शिक्षा दिलाने के लिए और आसपास रोजगार का इंतजाम करने के लिए इकट्ठे होकर के कुछ प्रयास करें। ओके, तो इस एपिसोड को हम यहीं ख़त्म करते हैं जी। आई थिंक मुझे लगता है कि मतलब आपकी इन बातों से कुछ न कुछ लोगों को जो आप कहना चाहते हो मैसेज एटलीस्ट कन्वे हो, पहुंचेगा, थोड़ा बहुत पहुंचेगा। और बाकी आपको लोग पागल तो बोलते ही हैं। ये मैं कमेंटों में देखता हूँ कई बार आपके जो वो होते हैं ना अंधभक्त, जैसे आजकल मोदी के अंधभक्तों को बोला था कि मोदी के अंधभक्त, हमारा कोई अंधभक्त नहीं है। आपके भी कुछ अंधभक्त हैं, वो नहीं है। मुझे कमेंट करते हैं कि भाई डॉक्टर साहब को बोलने देना, तो किस लिए बार बार बीच में टोक रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई मेरा मन, मैं पूछूंगा जहाँ मुझे शक लग रहा है या मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, या मतलब कोई मैसेज कर सकता हूँ जिससे आप और कुछ निकाल के ले आओ, सब मैं करूंगा। मैं उसका तो आपके अंधभक्त आपने उनको बोल रखा है क्या इसके कमेंट में? मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बोला, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ उसका रीजन। जैसे संगीतकार संगीत जब बजाता है और बाय चांस उसकी वो धुन थोड़ी सी इधर उधर खराब हो जाए, तो सुनने वाले आदमी के कानों में ना ऐसे होता है, क्या यार गड़बड़ हो गई। तो जब कोई बात मेरी सुन रहा है और उसे मेरी बात में रस आ रहा है और वो देख रहा है कि अब इसके बाद बात कहाँ जाने वाली थी, और वो आदमी इमेजिन कर लेता है कि ये बात को कहाँ लेके जाएगा, उसी टाइम आप मान लो बोल पड़े, तो उसको ऐसे लगता है यार ये सुर टूट गया। मतलब उसका सुर टूटता है तो वो लिखता है वहां कि यार बोलने दो, पूरी लाइन होने दो। ऐसा अदरवाइज मैं किसी भाई को, और वैसे भी बोलता हूं, तो भाई पत्रकार का तो काम ही सवाल पूछना है, तो कोई इनको एक मैसेज में लिख के मत कहा करो कि बोलने दो, इनको बहुत सारे मैसेजेस किया को बोलने दो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। करते भाई।